आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस सत्र में पूछे गए सारे क्वेश्चन आंसर। और ये 2009 से लेकर 2020 तक में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन आंसर है, खास करके बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन आंसर, उसको अच्छे से कवर करेंगे और अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। क्योंकि अगर जब तक आप परिभाषा समझते नहीं हो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप कैसे वहां पर जवाब दे पाओगे। तो मेन मुद्दा है आपको समझना, ठीक है, सब्जेक्टिव में। क्योंकि वहां पर अपनी भाषा में अगर आप जवाब लिखते हो, अच्छे से लिखते हो, सटीक लिखते हो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, मानव भूगोल की परिभाषा करे, या फिर मानव भूगोल को परिभाषित करे, या फिर मानव भूगोल की परिभाषा रेडजेल द्वारा क्या दिया गया है। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही परिभाषा हूबहू लिखना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा। मानव समाज तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। जो मानव समाज है और पृथ्वी तल मतलब भूभाग, जमीन, ठीक है, उसके बीच के जो संश्लिष्ट अध्ययन होते हैं, संश्लिष्ट अध्ययन कहने का मतलब है पूरी तरीके से उसका जो अध्ययन किया जाता है, मानव समाज और पृथ्वी यानी धरातल के बीच का जो अध्ययन किया जाता है पूरी तरीके से, उसी अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। जो मानव भूगोल होता है उसका दृश्य पूरी तरीके से वातावरण से संबंधित होता है, जो एक भौतिक दशाओं का योग होता है। भौतिक दशाओं कहने का मतलब है जो पृथ्वी के ऊपर में जो कुछ भी हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हो। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, संसाधन एवं प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते, इस कथन को आप लोग डिफाइन करना है, तो ध्यान से समझना है। प्रकृति में मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूमि, जल, वायु और खनिज शक्ति के साधन जैसे कि कोयला आदि संसाधन प्रदान किए हैं। ठीक है। प्रकृति ने मानव के लिए ये सारे संसाधन प्रदान किए हैं। इनका उपयोग कर मानव इसे संसाधन बनाता है। संसाधन कहने का मतलब क्या है, पृथ्वी के ऊपर में जो भी चीज अगर हम इस्तेमाल करके अपना लाभ कमा रहे हैं, अपना लाभ ले रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है, वही चीज हमारे लिए क्या है, संसाधन है। समझ में आया ना। लेकिन संसाधन के साथ साथ प्रकृति इनके उपयोग में अनेक बाधाएं भी खड़ी करती है, जिन्हें प्रतिरोधक कहा जाता है। लेकिन हम लोग संसाधन के यूज के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोयला हमें चाहिए तो बहुत ही बड़े एरिया में, एक जंगल एरिया में अगर कोयले का पता चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बड़े से एरिया में जितने भी वनस्पति जात होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम लोग कटवा देते हैं उसके खनन के लिए, कोयले के खनन के लिए, कोयला निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, संसाधन के लालच में प्रकृति को नुकसान करते हैं, उसे ही कहा जाता है प्रतिरोधक। ठीक है ना। जैसे बंजर भूमि, मिट्टी का अनुत्पादक होना, बाढ़, तूफान, अनावृष्टि, रोगों का प्रकोप आदि होना, ये सारे चीज होते हैं जब अगर पर्यावरण को नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका युक्त या निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। जीवन का जिस कृषि से केवल निर्वाह हो जाए या मात्र जीवन का भरण पोषण हो जाए, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे कि एक ऐसा कृषि, ऐसा खेती बाड़ी जिससे सिर्फ हम लोग पेट भर सके, अपना घर चला सके, उसी को कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि या निर्वाह मूलक कृषि। ठीक है। जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके पास जमीन का कुछ ही भूखंड है, उसमें क्या करते हैं लोग, साल भर की खेती करते हैं और उससे अपने जीवन यापन को चलाते हैं, तो वही कहलाता है निर्वाह मूलक कृषि। यह पिछड़े क्षेत्रों में, अभी बताया ना, मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास क्षेत्र में या मानसूनी क्षेत्रों में होती है। इसके दो प्रकार है, पहला आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन कृषि। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट भी किया हुआ, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा वीडियो को 2-3 बार देख के। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रवास क्या है। अगर आपको अपनी भाषा में प्रवास को लिखना है, आपको किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, तो ध्यान से समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जीव जंतु अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में अगर वह प्रवेश करता है या प्रवाह करता है,
इसी को कहा जाता है प्रवास। समझ में आया ना, इसी को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं, और जब व्यक्ति अपने देश में प्रवेश करता है तो उसे आव्रजन कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई इंसान भारत का है, वह अमेरिका चला गया तो उसे कहेंगे उत्प्रवास। अब वह अमेरिका से 20 साल बाद फिर से भारत वापस आता है तो उसे कहेंगे आव्रवजन। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यह क्रिया जब सामूहिक रूप से होती है तो इसे प्रवास कहते हैं। कहने का मतलब है उत्प्रवास यानी अपने देश से दूसरे देश में जाना, और यहाँ पर है आव्रवजन यानी किसी दूसरे देश से अपने देश में आना। अगर ये सामूहिक रूप से होता है तो उसी को कहा जाता है भूगोल के भाषा में प्रवास। ठीक है, यानी प्रवाह प्रवास। तो ये आपका परिभाषा था। अगर नहीं जानोगे इसका परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए जो मैंने आपको बताया शुरुआत में, वही लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह व्यापार पर क्या प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ने वाली 5,846 किलोमीटर लंबी और 4/6 लेन वाले राष्ट्रीय मार्ग को स्वर्ण चतुर्भुज कहते हैं। तो ये था आपका परिभाषा, स्वर्ण चतुर्भुज किसे कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे क्या है, यह व्यापार पर कैसे प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर देखिए 4 महानगरों को जोड़ने के कारण इस राष्ट्रीय महामार्ग को स्वर्ण चतुष्टकोण भी कहते हैं, और इसके निर्माण से इन महानगरों के बीच की दूरी में भी बहुत ही कमी के साथ साथ यातायात में भी, खर्च में भी कमी हो गई है। तो इस प्रकार से प्रभाव डालता है व्यापार में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि भूमि में अंतर स्पष्ट करें। शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि में क्या डिफरेंस है। देखिए शुष्क मतलब होता है सूखा वाला, और आर्द्र मतलब होता है जिसमें नमी होता है, ऐसे भूमि। तो यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर क्या लिखा हुआ है, और आपको अंतर जब भी डिफाइन करना हो इसी प्रकार आप कॉलम बना लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, सॉरी आंसर वाला बुक में, और वहाँ पर कॉलम बना के स्केल से खींचेगा। ये सारी चीज़ आप लोग स्केल लेके जाइएगा, और अच्छे से बनाकर, अगर आप इसे ब्लैक पेन से बनाते हो तो आप यहाँ पर अंडर में यानी अंदर में ब्लू पेन से लिख दीजिएगा, इससे अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आर्द्र भूमि कृषि देखिए यहाँ पर, इसमें 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र आते हैं, और इसमें क्या है, इसमें 75 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा वाले भाग होते हैं। शुष्क मतलब अभी बोला ना सूखा भूमि, तो इसमें वर्षा कम होगी, और आर्द्र मतलब इसमें नमी होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसे वाष्पोषित कृषि कहते हैं। ठीक है, वाष्पोषित कहने का मतलब है एक नमी जैसा, वही समझिए। ठीक है, इसे आवरणहीन भूमि भी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा पोषित प्रदेशों में वर्षा ऋतु में जल की उपलब्धता फसलों की आवश्यकता से अधिक होती है, और शुष्क भूमि में फसलों के लिए वर्षा ही जल का एकमात्र स्रोत है। शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या के गरीब लोग रहते हैं। तो ये था डिफरेंस दोनों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्रियाकलाप है, जो 4-5 क्रियाकलाप है, 4-5 सेक्टर है, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, द्वितीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। अगर यहाँ पर हो सकता था तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेना, और क्या, और उदाहरण लिख देना है कि क्रियाकलाप के तहत ये कार्य होते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। जिस क्रिया के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है, उस क्रिया को द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। अर्थात विनिर्माण, प्रसंस्करण और अवसंरचना का निर्माण होता है। अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझिए, द्वितीयक क्रियाकलाप में प्राकृतिक संसाधन को डायरेक्ट उपयोग ना करके उसका रूपांतरण करके उस संसाधन को प्राथमिक क्षेत्रक से बदल करके मूल्यवान बना दिया जाता है, उसी क्रिया को ही द्वितीयक क्रियाकलाप में रखा जाता है। जैसे कि उद्योग वगैरह, फैक्ट्री वगैरह जो सारे हैं वो सारे द्वितीयक क्रियाकलाप में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर देखिए क्या उत्तर दिया हुआ है, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें हमें धातुएं प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि। ये समकालीन समाज के लिए आवश्यक होती है। अधात्विक खनिजों में कई प्रकार के खनिज सम्मिलित होते हैं, जैसे नमक, गंधक, कोयला एवं पेट्रोलियम। अधिकांश खनिज अजैव संसाधन होते हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम या खनिज तेल जैव संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति पौधों एवं पशुओं के जीवाश्म से होती है। आप सभी को पता होगा कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है,
जो वनस्पति जात होते हैं यानी पेड़ पौधे या फिर जो जीव जंतु थे जंगल में, वो सारे किसी आपदा के कारण जमीन के अंदर में कई लाखों वर्ष से दबे और रहने के कारण जीवाश्म ईंधन में बदल गए, यानी कोयला पेट्रोलियम में बदल गए। समझ में आया ना? चूंकि इनका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन या खनिज ईंधन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखे एवं उनके उदाहरण एवं विवरण का उल्लेख भी करना है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 कौन कौन से खाद्यान्न फसल है। आप सभी को पता है, पहला चावल है, दूसरा गेहूं है। इसका क्या करना है, थोड़ा सा उत्पादन कैसे होता है, विवरण कैसे होता है, यानी थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा उत्पादन नहीं करना है, थोड़ा सा आंसर लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा देश है ना। यहाँ चावल एवं गेहूं 2 प्रमुख खाद्य फसलें उपजाई जाती है। अब यहाँ पर चावल लिखकर डैश दे देना। चावल के बारे में लिखना है कि चावल भारत की प्रमुख फसल है, देश के लगभग सभी भागों में इसे खाया जाता है, यानी उसको भात बना के खाया जाता है, डायरेक्ट चावल के रूप में नहीं। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र फसल है। चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पंजाब, ये सारे मुख्य जगह है जहां पर चावल की खेती की जाती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। अब यहाँ पर देखते हैं गेहूं के बारे में। भारत में विश्व का 12% गेहूं का उत्पादन है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं बिहार है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं उपजाया जाता है। तो आप इस प्रकार से आंसर लिख देना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया और ये रिपीट किया हुआ अगले सत्र में, यानी मानव भूगोल को परिभाषित करें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले माप को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यह किसी भी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। क्या क्या प्रदर्शित करता है? किसी भी देश की जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करती है। अब समझते हैं कि अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो ये कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। यह जनसंख्या को सकेंद्रन की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। मैंने आपको इसका परिभाषा जो कोडरमा जिला वाला सेट 1 है सब्जेक्टिव वाला, उसमें डिटेल से एकदम 3 लाइन में, लगभग 2 लाइन में मैंने इसका आंसर बता दिया है। आप वहां पर जाकर सटीक आंसर देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो जनसंख्या का घनत्व क्या है, इज इक्वल टू कुल जनसंख्या बाय कुल क्षेत्रफल। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यटन क्या है? तो पर्यटन क्या है समझते हैं। लोगों का अपने मूल निवास स्थान और कार्यस्थलों से थोड़ा समय के लिए, मतलब अपने घर को या जहाँ काम काज करते हैं लोग, उस जगह को थोड़े समय के लिए छोड़ के अन्य स्थानों या अन्य जगहों पर रहना तथा क्यों रहते हैं, मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलाप में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। कहने का मतलब है अपने घर को थोड़े समय के लिए छोड़कर या फिर जहां आप काम काज करते हैं वहां से कहीं दूसरी जगह जाते हैं। क्यों जाते हैं? माइंड फ्रेश करने के लिए, मनोरंजन के लिए या अन्य मनोरंजन क्रियाकलाप के लिए अगर जाते हैं तो वही कहलाता है पर्यटन, ठीक है। इसमें सभी उद्देश्यों से की गई यात्राएं सम्मिलित होती है। वर्तमान समय में पर्यटन आय रोजगार के अवसर में भी वृद्धि करने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक अच्छा साधन है। तो यहाँ पर ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बताया था सेक्टर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछ दिया तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, पिछला बार द्वितीय पूछा, नेक्स्ट बार हो सकता है चतुर्थ पूछे। तो यहाँ पर देखिए क्या है इसका उत्तर, तृतीयक व्यवसाय को सेवा उद्योग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत संचार, परिवहन, बैंकिंग, भंडार और वाणिज्य आते हैं। इस क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता तथा आय अधिक होती है। यह प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय में लगे लोगों को कार्यकुशलता यानी उन्हें सिखाता है काम करना, यानी कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों की तुलना कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं गांव की, ठीक है। गांव में कैसे कैसे जो बस्तियां होती है, क्या क्वालिटी है, उसके बाद फिर देखेंगे नगर में। तो यहाँ पर देखिए पहला गांव की क्या खासियत है कि इन बस्तियों में जो आधारी मैदान होता है वो मैदान जैसा एकदम एरिया होता है। पठारी कहने का मतलब पहाड़ से थोड़ा सा छोटा ऊंचाई होता है, उसको पठारी बोलते हैं। तटीय, वनीय तथा मरुस्थलीय होता है, यानी जंगल झाड़ भी रहते हैं, समुद्र के किनारे भी रहते हैं, ठीक है, या फिर नदी के किनारे भी रहते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर, इन बस्तियों के लोगों के कार्य प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं।
यानी गांव में क्या होता है, मुख्य रूप से प्राथमिक सेक्टर वाले ही ना रहते हैं जो किसान पशुपालन वगैरह का काम करते हैं। यहाँ पर वही लिखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये बस्तियां रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार या फिर टी के आकार, चौक पट्टी तथा दोहरे ग्राम वाला आकार लिए होते हैं। तो ये जरूर लिखिएगा ये सारे पॉइंट। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नगरीय बस्तियों की क्या क्या खासियत है। पहला खासियत, अधिकतर कस्बे और नगर बड़े गांव में ही विस्तृत होते हैं। ठीक है, जो भी कस्बा होता है, जो भी नगर होता है, वो बड़े गांव के विस्तृत रूप होते हैं। समझ में आया ना। अगर गांव में ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो वो एक नगर का निर्माण ले लेगा, कस्बा का, वही चीज़ वहाँ लिखा है। दूसरा पॉइंट, अपनी आदतों और व्यवहार में लोग अधिक ग्रामीण है, यानी अपने आदतों और व्यवहार में लोग अधिक ग्रामीण है, जो उनके सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, मकानों की बनावट और अन्य पक्षों में स्पष्ट दिखाई देता है। कहने का मतलब है, शहर में जो मकान बने हुए रहते हैं और गांव के जो मकान बने हुए रहते हैं, बहुत अंतर होता है। वही यहाँ चीज़ बोला गया है। शहर में समाज का जो सद्भाव है और गांव में जो सद्भाव है, अलग है, दोनों में डिफरेंस है। शहर में जो आर्थिक व्यवस्था है, लोग अमीर है, ज़्यादा पैसा कौड़ी वहाँ कमाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ डिफरेंस बताया है। आगे देखिए, तीसरा नंबर, अधिकतर नगरों में अनेक मलिन बस्तियां हैं, ये प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों का परिणाम है। ठीक है, कहने का मतलब है, वहाँ पर जबरदस्ती शहर में चल गए, उन्हें काम ना मिला, ना घर मिला, तो लोग झोपड़ी झुग्गी बनाकर रहने लगे, तो वहाँ पर मलिन बस्तियों का निर्माण होने लगा। तो ये भी था एक शहर का खासियत। तो ये थे आपके आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास प्रवाह क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर देख सकते हो, मैंने इसको समझा दिया है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर मार्ग का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। यह नहर मार्ग प्रशांत महासागर से आंध्र महासागर तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई 82 किलोमीटर से, चौड़ाई जो है वो 90 से 105 किलोमीटर है तथा गहराई 12 से 24 मीटर तक की है। इस नहर के निर्माण से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एकाकी बस्तियों का वर्णन करें। यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर आपका, भौतिक रूप से ये बस्तियाँ एक दूसरे से अलग इकाई के रूप में होती है। गंगा के मध्यवर्तीय और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की निचली घाटियों में प्रायः पाई जाती है। ठीक है, एकाकी बस्तियाँ कहने का मतलब है, भौतिक रूप से ये बस्तियाँ एक दूसरे से अलग इकाई के रूप में होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, मध्यवर्तीय गंगा के मैदानों में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल के निचले घाटियों में पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, परिवहन एवं संचार के बीच में अंतर स्पष्ट करें। परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग वस्तुओं या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या ले जाना, वो परिवहन कहलाता है, अगर वस्तु को ले जाते हैं। ठीक है, और परिवहन यातायात का साधन भी है। लेकिन संदेश, संदेश किसे कहते हैं, मतलब आप किसी रिश्तेदार के घर से जो खाने वाला संदेश आता है उसकी बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर संदेश कहने का मतलब है किसी तरह का खबर, किसी तरह का न्यूज़ अपडेट वगैरह। तो ये जो संदेश है वो समाचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना संचार कहलाता है। समझ में आया ना। यानी अगर परिवहन की बात की जाए, इसमें एक जगह से दूसरी जगह क्या जाता है, सामान, वस्तु वगैरह। और संचार की अगर बात की जाए, एक जगह से दूसरी जगह क्या जाता है, तो समाचार जाता है, न्यूज़ जाता है, संदेश जाता है। यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, बंधुआ मजदूरी वह स्थिति जब व्यक्ति किसी काश्तकार के साथ प्रतिबंध रहता है। कहने का मतलब एक ऐसा मजदूरी जो किसी काश्तकार, मतलब अगर कोई भी काम करवाता है उसके साथ में एकदम प्रतिबंध रहता है कि भाई वहाँ काम करना है तो करना है, वहाँ से आप नहीं निकल सकते हो। काश्तकार उसे कुछ ज़मीन या रुपये दे देता है और बदले में उसे काश्तकार के खेतों में काम करना पड़ता है। जो काश्तकार होता है वो अपने ज़मीन को दे देता है, कुछ ज़मीन का भूखंड या फिर भूभाग, कहता है कि तुम इस पर खेती करो, और खेती करने के बाद जो भी उसका मुनाफा होगा उसका तकरीबन 70 से 80% वही काश्तकार रखता है और 10% 20% सिर्फ वो मजदूर रख पाता है बेचारा। तो यही था बंधुआ मजदूर। अपनी ज़मीन में काम रहने पर भी पहले काश्तकार का काम करना पड़ता है। अगर मान के चलिए उस मजदूर का अगर ज़मीन खुद का है तो वो अपने ज़मीन को छोड़कर पहले काश्तकार के ज़मीन में काम करेगा। ये होता है बंधुआ मजदूरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, पाइपलाइन तरल पदार्थों एवं गैसों के परिवहन का सर्वोत्तम साधन है, व्याख्या करें कैसे। मतलब जो पाइपलाइन परिवहन है उसमें गैसों तथा तेलों के लिए बहुत ही अच्छा परिवहन साधन है। क्यों, इसका रीज़न बताना है। इसका रीज़न है, पाइपलाइन तरल पदार्थों एवं गैसों के परिवहन का सर्वोत्तम साधन है। पाइपलाइन भूमिगत होते हैं, मतलब पाइपलाइन को हम लोग जमीन में कहीं भी बिछा सकते हैं, इसे पानी में भी कहीं भी बिछा सकते हैं। पाइपलाइन में ना ही पेट्रोल डालना पड़ता है, ना ही किसी प्रकार का ऊर्जा खर्च करना पड़ता है।
पाइप जिन वस्तुओं का बना होता है वह करीब सैकड़ों वर्ष तक खराब नहीं होता है। ये फ़ायदा है। चोरी वगैरह से भी सुरक्षित रहता है, रख रखाव में भी कम खर्च लगता है और पर्यावरण सुरक्षित होता है। तो ये सारे फायदे आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, महामार्ग क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर उत्तर होगा महामार्ग का। तो किसी देश के मुख्य नगरों को जोड़ने वाली, अब किसी देश के अंदर दो नगर को अगर कोई पक्की सड़क जोड़ रही है तो उसी को कहा जाता है महामार्ग। ठीक है, मतलब देश के भीतर राज्यों की राजधानियां तक पहुंचने वाली सड़कें भी महामार्ग के अंतर्गत आती है। मतलब अगर मान के चलिए भारत देश है, ठीक है, ऐसा मानचित्र नहीं होता है भारत देश का, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर बिहार है, यहाँ पर झारखंड है, अगर इन दोनों को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, इसको भी महामार्ग कह सकते हैं। और दूसरा, अगर झारखंड में ही अगर मान के चलिए अगर रांची है राजधानी और बिहार में जो पटना है राजधानी, तो इन दोनों राजधानी को भी अगर जोड़ा जाए तो इसको भी कहेंगे महामार्ग। मतलब दोनों बात वही वहाँ पर बता रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। खाद्य सुरक्षा, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधि को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। खाने वाले पदार्थ को ही खाद्य बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अगर सुरक्षित रखेंगे तो खाद्य सुरक्षा कहलाएगा। अब खाद्य पदार्थ कौन है, चावल, गेहूँ, फसल, सब्जी, भूमि की सुरक्षा आदि, ये सारी चीज़ें खाद्य और इसकी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है वैसे उद्योग जो कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं उसे पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब एक ऐसा उद्योग, फैक्ट्री वगैरह जो कोयला और ये प्राकृतिक गैस या पेट्रोल पर ही निर्भर करते हैं, इसके बिना उसका काम ही नहीं चलेगा। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं। तो गुच्छित कहने का मतलब है, गुच्छित से ही वर्ड आ रहा है कि ये गुच्छेदार होगा। देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर क्या आपका, गुच्छित बस्तियों में गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारगाहों में पृथक होते हैं। संकुलित निर्माण क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियों कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती है, जैसे कि आयताकार, आर्य, रेखीय इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व क्या है, मैंने आपको इसको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और गरीबी जुड़वा भाई है, स्पष्ट करें। कैसे ये दोनों जुड़वा भाई है, ध्यान से देखिए। यह सही है कि पर्यावरण और गरीबी जुड़वा भाई है। जहाँ गरीबी रहेगा वहीं पर्यावरण अधिक प्रदूषित होगी। कैसे भाई, जैसे मान के चलिए आप गरीब इंसान हो, तो फिर आप अपने घर में जो चूल्हा जला रहे हो, अभी गैस जला रहे हो ना, है ना, प्राकृतिक गैस, तो आप जो गैस जला रहे हो आपके पास पैसा अवेलेबल है इसलिए। लेकिन अगर आप गरीब होते तो आप गैस की जगह पर क्या करते, जंगल जाते और वहाँ से जाकर लकड़ी को काटते। और लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक है, यानी पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचाते, मतलब आप पर्यावरण को प्रदूषित करोगे। आगे यहाँ पर देखिए, कारण गरीबी के कारण या बेरोजगारी के कारण वे लोग वनों को काटकर जीवन यापन करते हैं। वन के कटने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, सर्वविवादित है, पूरी तरीके से ये बहुत बड़ा विवाद है। गरीब लोग प्रायः गंदे रहते हैं और गंदगी एवं पर्यावरण के साथ चलने वाले हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पर्यटन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका, मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों से की जाती है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, मानव विकास के मापन के लिए जिन मापन का प्रयोग किया जाता है वे यहाँ पर दिया हुआ, पहला दीर्घ जीविता, दूसरा ज्ञान के आधार पर और तीसरा उच्च जीवन स्तर मुख्य मानव का सूचकांक है। ये तीनों याद रखिएगा, इन घटकों के आधार पर किया जाता है मानव विकास का अंकन। मानव विकास सूचकांक का क्रम जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, इसका स्कोर, और यह जो होता है वो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीय, उत्पादकता और सशक्तिकरण के घटकों पर भी आधारित होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, औद्योगिक नगर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ। वे नगर जो औद्योगिक के विस्तार के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं, मतलब ऐसा नगर जिसमें उद्योग रहने के कारण वहाँ पर नगर का निर्माण हो जाता है। पहले अगर वहाँ पर उद्योग नहीं था तो वो नगर नहीं था, लोग वहाँ पर नहीं बसते थे, लेकिन वहाँ पर उद्योग के कारण वहाँ पर क्या हो गया, नगर का विस्तार से एकदम पूरा विकसित हो गया, वहाँ पर निर्माण हो गया। तथा जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र होते हैं वो औद्योगिक नगर कहलाते हैं, जैसे कि जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, अहमदाबाद, सूरत, मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम, पिट्सबर्ग आदि ये सारे उदाहरण हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण से आप क्या समझते हो। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट,
प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कर देना किसी भी सरकारी संसाधन को, सरकारी क्षेत्र को। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका उद्योगों का स्वामित्व यानी जो फैक्ट्री का मालिक है, नियंत्रण तथा प्रबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। अगर कोई भी उद्योगों का जो स्वामित्व होता है वो उसका नियंत्रण और उसका सारा प्रबंधन किसको, निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र को अगर वो सौंप देता है तो वही कहलाता है निजीकरण। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम हो जाता है। भाई प्राइवेट हो गया तो सरकार का उसका कुछ हक बनता है नहीं, ना ही नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण कम हो जाता है और समाप्त भी हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका निर्यात एवं आयात में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग समझिए ध्यान से, निर्यात और आयात होता क्या, अगर दो देश है, ठीक है, और दोनों देश के बीच में व्यापार हो रहा है, समझिए बात को, तो अगर एक देश, ठीक है, एक देश अपने सामान को व्यापार के नज़रिए से दूसरे देश में अगर भेजता है तो इसे कहते हैं निर्यात, यानी अपने सामान को निकाल कर भेज रहा है दूसरे देश में तो इसे कहेंगे निर्यात। और आयात मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में सामान को ला रहा है यानी आ रहा है तो उसे कहेंगे आयात। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात एवं आयात व्यापार होता है। निर्यात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देशों को माल को भेजता है, मैंने बताया ना, जो निर्यात होता है वो एक देश दूसरे देश को माल को भेजता है, और यहाँ पर जबकि आयात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश से माल को मंगवाता है, इसलिए इसे निर्यात और आयात व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है या कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए दोनों मैंने अलग अलग बोला, आपको सुनाई दिया होगा एक ही चीज़ प्रदूषण प्रदूषण, लेकिन यहाँ पर ये प्रदूषण है तो ये प्रदूषक है। यहाँ पर देखिए प्रदूषण का परिभाषा क्या है, मानवीय क्रियाकलापों में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ हानिकारक परिवर्तन होते हैं, इस क्रिया को प्रदूषण कहा जाता है। मतलब समझिए मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण जो भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हीं के कारण जो प्रकृति और पर्यावरण को हानिकारक पहुंचता है उसी को कहा जाता है प्रदूषण। प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा या पदार्थ को प्रदूषक, यहाँ होता प्रदूषक कहा जाता है, जिसके द्वारा पारितंत्र में उपस्थित प्राकृतिक संतुलन में ह्रास होता है। ये गैस, तरल या ठोस तीनों रूप में हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, मानव क्रियाकलाप के 4 प्रकारों का वर्णन करें। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको करवाया सब्जेक्टिव वाला, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा आप लोग का। पनामा मार्ग पर एक टिप्पणी लिखे, ये भी मैंने करवा दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी बस्ती भी हो गया। आगे देखिए बागाती कृषि एवं फलों की कृषि में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर देखिए बागाती कृषि तथा फलों की कृषि एक समान नहीं मानी जाती है, बल्कि इनमें अंतर है। क्या अंतर है? बागाती कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें बाग बगीचों के अंतर्गत पेड़ पौधों की कृषि की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। बागाती कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें बाग बगीचों के अलावे भी पेड़ पौधों की खेती की जाती है। इसमें फूलों तथा अन्य प्रकार के प्लांट की भी खेती की जाती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए फलों की कृषि एक ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों की कृषि की जाती है, जैसे केला, आम, लीची, अंगूर, नारंगी तथा सेब इत्यादि। तो इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो बागाती कृषि एवं फलों की कृषि में, ठीक है। 16 नंबर, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन के क्या लाभ है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, सड़क परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, सड़क का निर्माण आसान होता है, ठीक है। दूसरा, ये बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है, जहाँ भी है पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी आप सड़क बना दें तो बन जाएगा। तीसरा, सड़कों का निर्माण बहुत ही कम खर्चीला है। सड़क परिवहन से सामान को उत्पादक के द्वार यानी किसी भी इंसान के द्वार पर ही ले जा सकते हो, ठीक है, उपभोक्ता के द्वार तक पहुँचाया जा सकता है। तो सड़क परिवहन का ये लाभ होता है। आगे देख लेते हैं, और बहुत सारे लाभ है। सड़क यातायात के सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। सड़क यातायात कम दूरी के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। और भी यहाँ पर पॉइंट्स है, आप देख सकते हो, कम से कम आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको इसका PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप लोग सभी को टेलीग्राम में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि मैं जिस लिंक को देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से वो टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ध्यान से समझिए, अगर नहीं ज्वाइन कर पाते हो आप टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में आप सर्च कीजिएगा, वहां पर टाइप करके कि GM स्टडी। जैसे आप GM स्टडी वहां पर सर्च करते हो, फिर वहां पर क्या हो जाएगा, मेरा जो यूट्यूब का चैनल का लोगो है वो लोगो वहां पर आपको नजर आ जाएगा। वहां पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करके फिर वहां पर ग्रुप में आपको ज्वाइन वाला बटन को दबा देना है और वहां पर ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन जल्दी हो जाइए, क्योंकि मैं वहां पर हमेशा हर एक सब्जेक्ट का आखिरी दिन में पूरा कंप्लीट PDF सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का प्रोवाइड करा देता हूँ, बिल्कुल फ्री, ठीक है। मैं यहाँ पर टॉपर
बनाऊंगा, टॉपर बनो ऐप से नहीं, सीधा आपको फ्री बनो ऐप से बनाऊंगा, और वो है आपका मेरा टेलीग्राम। ठीक है, मैं आपको 1 रुपया नहीं ले रहा हूं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।